हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमी। और आज हम इसे फिनिश भी कर देंगे क्योंकि ये होने वाला है वन शॉट। तो वन शॉट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हम लोग इसको खत्म कर देंगे। काफ़ी आराम से, बहुत ही आपको ये जो नोट्स है आपको प्रॉपर मिल जाएगा, आप इसकी स्टडी भी कर लेना। लेकिन देखो, अगर आप केवल PDF से पढ़ोगे, ठीक है, तो लेस दैन 50% ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, है ना, वैसे अगर आप पढ़ोगे उसके बाद देन आप अगर PDF से पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इवन कहोगे कि हाँ सर ठीक है, सारी बातें मेरे दिमाग में एकदम घुस गई है ना। ओके, तो आपको इसका प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, देखो बात करते हैं क्या है ये चीज़, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप लोग ऑलरेडी पहले से भी थोड़ी बहुत बातें कुछ पढ़ ही चुके हो, ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो। सेक्टर कहने का मतलब देखो क्या है ना, इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है ना, कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई अपने मनी रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट वगैरह, या हमारा कंट्री जिस तरीके से चल रहा है वो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जनरली जो है ना, इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। ओके, पहला प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है, यहाँ से देखो, प्राइमरी सेक्टर्स, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। तो बारी बारी से इसके आपको नोट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की एग्जैक्टली है क्या, क्या इसका एग्जाम्पल है। देखो, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि व्हेन वी प्रोड्यूस आवर गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जैसे जंगल काट रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, गाय का पालन कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ओके, ओके, अब इसके एग्जांपल है कौन कौन से हैं। माइनिंग है, तो माइनिंग में आप क्या करते हो, कोल आयरन को आप निकालते हो ज़मीन के अंदर से। एग्रीकल्चर में क्या करते हो, क्रॉप मतलब खेती बाड़ी करते हो। लिव स्टॉक्स मतलब जो पशुओं का चारा है, पशुओं की जो खाने की जो चीज़ है, वो भी क्या है, आएगी आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। मिनरल्स अगर आप कहीं से निकाल रहे हो, फिशिंग आप अगर कहीं से कर रहे हो, फॉरेस्ट्री जंगल से रिलेटेड चीज़ों को आप अगर कुछ काम कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर्स में। क्लियर है बात, है ना। यहाँ से हमें देखो रॉ मटेरियल मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से हमेशा क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें अपने सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर या जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अब ये क्या कहता है कि जो भी आपकी नेचुरल प्रोडक्ट है उसको आप चेंज करो। किस में चेंज करो भाई, किसी अदर फॉर्म में, मतलब कि किसी अदर प्रोडक्ट में। कैसे, बाई या वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके, मशीन्स का यूज़ करके, फैक्ट्री में ले जा करके अगर आप उसे किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में अगर आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपकी कौन सी सेक्टर कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको क्यों बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी आपको अगले वाले सेगमेंट में पता चल जाएगा कि वाई सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज दिस सेक्टर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड मशीन्स। ये आप बता सकते हो। ओके, क्लियर हो रही बात। मतलब ये जो नोट्स है ये आपके पूरे के पूरे NCERT से रिलेटेड है, ठीक है। आप जब NCERT अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको ये सारी की सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही होंगी। अच्छा हाँ सर, ये तो NCERT का ही है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री, जो भी आप अपने गांव शहर में जो भी फैक्ट्री देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, ये सब किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे सीमेंट फैक्ट्री होती है, सीमेंट फैक्ट्री क्या करता है, सीमेंट वहाँ पर कैसे बनता है भाई, तो पहले पत्थर आता है, तो पत्थर को पहले माइनिंग किया जाता है, तो वो आपकी हो गई प्राइमरी। अब पत्थर को भेजा जाएगा फैक्ट्री में, वहाँ से उसको पीसा जाएगा, ग्राइंडिंग किया जाएगा, उसके बाद सीमेंट बनाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्कशॉप वगैरह आप जो भी देख रहे हो, ठीक है, मिल्स वगैरह जो भी होती हैं, जैसे गन्ने की मिल होती है तो वहाँ पर गन्ने को पीसा जाता है, फिर वहाँ से गुड़ बनाया जाता है, फिर चीनी बनाई जाती है, तो ये सब सारी बातें क्लियर है बात। तो ये आपकी किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। मतलब सर्विस, सर्विस का मतलब आप किसी को सर्व कर रहे हो ना, तो आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना। बस ये क्या कर रहा है ना, जो आपकी जो टर्शरी सेक्टर है ये बस आपको सर्विस दे रहा है। देखो ये बात भी वही बोल रहा है कि दी एक्टिविटीज़ विच डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट दे आर सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन। देखो ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, गुड मतलब वो वाला गुड नहीं, गुड्स मतलब सामान। ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, ये बस प्रोडक्शन में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि उसके सप्लाई को बढ़ा दे, मतलब प्रचार प्रसार करना कि भाई देखो मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये देखो ये मेरा कोचिंग है, तो आओ इसमें पढ़ने आओ, इसमें आपको ये चीज़ें, कहने का मतलब बात समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आएंगी, सर्विस सेक्टर में आएंगी। ओके, जैसे कि बैंकिंग, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पोस्ट ऑफिस,
ये सब आपकी किस में आएंगी भाई, सर्विस में आएंगी, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। शॉप कोई नई चीज़ थोड़ी ना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रेस्टोरेंट कोई नई चीज़ थोड़ी ना बना रहा है। पोस्ट ऑफिस, बात समझ में आ रही है। तो कोई नई, बस इतनी बात याद रख लेनी है कि कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। जो भी चीज़ है हम उसी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को बेचने का काम या लेने का काम कर रहे हैं। ओके, तो मैंने वही चीज़ देखो यहाँ पर लिख दिया है कि वाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर बिकॉज most of the natural products are obtained from the agriculture, dairy, fishing, mining, forestry। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात। वाई सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो किससे एसोसिएटेड होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री से, मशीन से। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर एक और आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई टर्शरी सेक्टर आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। अभी हम इसे सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं। तो सर्विस सेक्टर बोलने का मतलब है कि देखो, पहली बात कि बिकॉज टर्शरी एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड। सिंपल सा आप इसका एक नॉर्मल सा आंसर दे सकते हो। क्लियर है बात। अब इसके बाद कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि कंपेरिजन द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया, सिंपल सी बात है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये है आपका, ये केवल सर्विस देता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा देखो डिफरेंस, अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। मैंने पहले ही बताया था, ये क्या मिलता है आपको, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल मिलता है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्टर है, आप जस्ट इसके आगे बता दो कि दिस सेक्टर कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, अब वो उसका प्रचार प्रसार करेगा, देखो भैया मैंने ये चीज़ बनाया है, लेना है तो ले लो, ठीक है, इतने कम दाम का, ये वो सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपकी आ जाएंगे टर्शरी सेक्टर में। दिस सेक्टर प्रोवाइड द सर्विस फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो भाई तुमने बना लिया ना, सामान बना लिया, अब सामान बना करके उसका ऐड तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ अब उसको कहीं दूसरी जगह तुम्हें भेजना है तो ट्रांसपोर्ट करोगे ना उसे। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या, बस वगैरह चाहिए होगी। क्लियर है बात। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगी। दिस इज अनऑर्गेनाइज। देखो जनरली ये जो सेक्टर है ना, ये हमारा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब प्राइमरी सेक्टर की बात करें, अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है। कब बारिश हो ना हो, फसलें अच्छी हों खराब हो जाएँ, कोई भरोसा नहीं है, किसी चीज़ का कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज। नाम से ही लग रहा है ना, अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है। इन दोनों से मतलब देखो सेकेंडरी भी ऑर्गेनाइज होता है, ऐसी बात नहीं है कि सेकेंडरी ऑर्गेनाइज नहीं होती है। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है ना, वो इन दोनों से ही क्या होती है, सेकेंडरी वाले से क्या होती है, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पर एक प्रॉपर वे में काम होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं ना इन्हीं चीज़ों पर, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज होता है। अभी हम लोग और समझेंगे, ठीक है ना। बस डिटेल में समझते जाओ और हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की, दिमाग में बस थोड़े से रखने की कोशिश करो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इट यूजेस ट्रेडिशनल टेक्निक। भाई ट्रेडिशनल टेक्निक मतलब पुरानी हम लोग मेथड गए, जैसे फावड़ा ले लिया, चले फावड़े से ही खेतों की लगे खुदाई करने, जो है ना, बैल से हम लोग खेतों की क्या करने लगते हैं, प्लॉगिंग करने लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेक्निक का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग अपना टेक्निक थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, और इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाता है। इवन इंटरनेट वगैरह का भी इसमें हेल्प ले लिया जाता है। बात समझ आ रही है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंसेस लिखोगे। तो मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताई हैं, और पाँचों के पाँचों डिफरेंसेस आपको एग्जाम में लिखने हैं। और पाँचवा डिफरेंस आपका सिंपल सा है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो हर किसी बच्चे को याद होगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में। सेकेंडरी के एग्जाम्पल बता दूँ, लार्ज, आप अपने गांव शहर में जो भी फैक्ट्रीज देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो ना, वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। देखो टर्शरी सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग हो गया। बैंक में भाई जो लोग जॉब कर रहे हैं जा करके, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं, वो बस क्या दे रहे हैं आपको, सर्विस दे रहे हैं। भाई अपना पैसा लाओ, जमा करो, ये ले जाओ। कम्युनिकेशन मतलब आप, मतलब जो टेलीकॉम जो कंपनीज़ हैं, तो वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, वो बस क्या कर रही हैं, वो आपको सर्विस दे रही हैं कि देखो ऐसा है, हमने ये कंपनी इस्टेब्लिश की है, और इसके हेल्प से आप अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वाले लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब हमारी किस में आ जाएंगी, टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगे। बस इतनी बात याद रख लो कि कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, जो इन दोनों से जो मिली है वही इसको क्या करेगा, बढ़ाने घटाने का काम करेगा। ये बात हमने कर ली किसकी, टर्शरी सेक्टर की। ओके, नाउ उसके बाद आपका जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है भाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं भाई, जीडीपी। देखो जीडीपी कहने का मतलब क्या हुआ ना, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी कंट्री में, ये जीडीपी हम अपने पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं ना, कि आपने अपनी कंट्री में एक साल में, ठीक है,
कितना आपने जो गुड्स है वो प्रोड्यूस्ड किया है। ओके, उसके बाद उसका जो कॉस्ट है टोटल, उस पूरे गुड्स का जो कॉस्ट है वो कितना आया है पूरे ईयर में। ओवरऑल ओवरऑल जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो उस गुड्स से हमारी कंट्री में एक साल के अंदर कितना पैसा बन पाया, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं जीडीपी। बात समझ में आ गई? देखो मैंने इसको कितने सिंपल से तरीके से लिखा है। सिंपल क्या है, एनसीईआरटी वाली ही लाइन है, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी लाइन ही चिपका दी है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या बोलता है? दी वैल्यू, वैल्यू का मतलब ही क्या हो गया भाई? वैल्यू का मतलब ही क्या हो गया? वैल्यू का मतलब हो गया कि मनी से रिलेटेड बात कर रही है ना, कि इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ध्यान रखना है ये बात जरूर लिखोगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर की बात हो रही है, अगले साल फिर काउंट किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर काउंट किया जाएगा। प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीडीपी, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो उसके बाद ये ये बात मैंने वहीं पर यहाँ पर साइड में मैंने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप चाहो व्हाट इज जीडीपी, तो शॉर्ट में आप ये बता सकते हो कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितनी भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हुई हैं तो उसकी क्या वैल्यू है ना, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या? जीडीपी। अब इसी जीडीपी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री की, कोई भी अपनी कंट्री की इकोनॉमी देखता है कि अच्छा मेरे, जैसे कहते हैं ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस तरीके से आपने सुना होगा, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, इस तरीके से। तो मतलब ये बात मनी की हो रही है, ठीक है ना। तो हम मतलब एक साल में हम लोग इतना पैसा एक तरीके से जो है गेन कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें बात हो रही है इनकी। ओवरऑल सभी को हम मिला करके, तीनों सेक्टर को मिला करके बात करेंगे, जीडीपी की बात अगर करेंगे तो जीडीपी इज मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये एक भाई आप जाओगे जब सरकारी जॉब करोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो डायरेक्ट सेंटर, मतलब कि जैसे अभी जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है तो वो हम उसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट वाली गवर्नमेंट अलग है, जैसे आप यूपी में रह रहे हो, एमपी में रह रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद इनके फिर लोग होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारा का सारा काम देखेंगे। फिलहाल आप कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हो, सिंपल आप क्लास 10th में इकोनॉमिक का एक चैप्टर पढ़ रहे हो। ओके, अच्छा अब यहाँ से देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेडिंग था एनसीईआरटी में कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइजिंग ऑफ टर्सरी सेक्टर, कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो टर्सरी सेक्टर राइज हो रही है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों है ये चीज़। सबसे पहली बात समझो, अगर आप अपनी कंट्री में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह पड़ेंगी, बिल्कुल पड़ेंगी। पोस्ट ऑफिस वगैरह भाई चाहिए ही चाहिए। कहोगे सर पोस्ट ऑफिस कौन यूज़ करता है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस स्टेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगी तो भाई हर हर एक जगह क्या होगा, लूटमारी होगी। उसके बाद कोर्ट चाहिए आपको, बैंक चाहिए, ये सब चाहिए ना चाहिए। तो ये सब कौन दे रहा है? ये सब आपका टर्शरी सेक्टर ही तो दे रहा है। तो अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया। तो ये वही बात बता रहा है कि सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक, इटीसी आर बेसिक सर्विसेज फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए यही सब क्या हैं? बेसिक सी सर्विसेज हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंस, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। ऑब्वियसली बात है, ये बताओ अगर आप एग्रीकल्चर का अगर आप डेवलपमेंट करोगे, इंडस्ट्री का अगर आप डेवलपमेंट करोगे, तो उसके हिसाब से आपको अपनी टर्सरी सेक्टर भी तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लो आपने कहा सर आप जो है आप किसान थे और आप एक साल में मान लो 10 टन गेहूँ पैदा करते थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रक का अरेंजमेंट करोगे। मान लो आपने 2 ट्रक अरेंजमेंट कर लिया, 3 ट्रक अरेंजमेंट कर लिया, तो मान लो दो ट्रक अरेंज, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अगले नेक्स्ट ईयर आपने मान लो 50 टन आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो अब उसके हिसाब से आप ट्रक का अरेंजमेंट 10 करोगे, 5 करोगे, जो भी मतलब बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? तो क्या कह रहा है कि अगर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट करते हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी टर्सरी सेक्टर भी क्या होगी भाई, अब ऐसी बात है, डेवलप्ड होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रेड वगैरह, स्टोरेज वगैरह, तो स्टोरेज वगैरह भी हमारा टर्सरी सेक्टर में आता है। क्या होता है ना, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक है, गोदाम जिसको स्टोरेज हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं कि देखो भैया तुम्हारा ये चावल गेहूँ है, ऐसा करो तो मेरे गोदाम में रख दो, मेरे को साल में इतना पैसा दे देना। समझ में आ गई बात? देखो ये सब जो चीज़ें बताते हैं ना, ये सब आपकी इसी स्टेटमेंट से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ताकि आपकी ये बातें जो हम बोल रहे हैं वो ये बातें आपको याद रहें। जब आप पढ़ो ना क्वेश्चन आंसर को, या जब इसको जब रिवीजन करो तो सब बातें याद आएँ। देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या कहता है कि एज इनकम लेवल राइज, ठीक है। आपने इसका डेवलपमेंट किया, आपने इसका डेवलपमेंट किया, तो टर्शरी सेक्टर क्या हुआ, राइज हुआ। अब अगर टर्शरी सेक्टर अगर देखो राइज हुआ, तो ऑब्वियसली बात है
थोड़ी बहुत इनकम लेवल भी क्या होगी, हाई होगी, राइज होगी। सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। तो कुछ सर्टेन सेक्शन की बात कर रहा है, बहुत सारे लोग नहीं, ठीक है, सर्टेन सेक्शन की बात कर रहा है जिनके पास अच्छा खासा मनी आ गया, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, अब वो कुछ और चीज़ों की डिमांड करेंगे। जैसे ऐसा है कि भाई चलो घूमने चलते हैं, टूरिज़्म पे चलते हैं, कहीं चलो शॉपिंग कर ली जाती है मॉल वगैरह में जा करके, ठीक है। अच्छा तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाना है, गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, इस तरीके की बात समझ में आ रही ना। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाए, तो ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को बढ़ाया है, उसकी वजह से जो आपके जो टर्शरी सेक्टर हैं वो बढ़े हैं, तो टर्शरी सेक्टर में ये सब सारी चीज़ें तो आएंगी, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये सब सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर अगर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आप कुछ और चीज़ों की भी क्या करोगे, डिमांड करने लगोगे। तो इसलिए क्या है, टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात ना। एक और आपका ये है पॉइंट है कि न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। अब देखो क्या हुआ ना कि अब एक तरीके का और जो आपका सर्विस आने लगा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये हमारा आता है कार्डिनरी, इस तरीके से कोई एक सेक्टर हो जाता है, फिलहाल आपको उसकी बात नहीं करनी है। लेकिन ये वही बता रहा है कि भाई ये जो न्यू सर्विसेज हैं, कुछ ऐसी न्यू सर्विसेज हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं जो कि आपकी एक तरीके से टर्सरी सेक्टर में ही आती हैं, ये भी क्या हो जाता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस, आपको 4 इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखना है, 2 बार 3 बार ऐसे रीड कर लो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएँ। ओके, देखो यहाँ पर मैंने ये चीज़ वही बता दी है क्या, कि अगर प्राइमरी एंड सेकेंड सेक्टर इंक्रीज़ होता है, ये जो एरो का निशान है ना, ये क्या बताया कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो टर्शरी सेक्टर भी क्या होगा भाई, इंक्रीज़ होगा। एरो का निशान मतलब इंक्रीज़ होगा। क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट देखो, बात करते हैं कुछ और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से टर्म्स हैं एनसीईआरटी में, उनको आप जरा समझो। कहता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो पहले तो 2 बातें समझो, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि आप कहीं जगह काम वाम वगैरह कर रहे हो, ठीक है, और कुछ 4 पैसे 10 पैसे, मतलब पैसे का मतलब हज़ार समझ लेना, ठीक है, कुछ पैसे जो हैं आपके घर में आ रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयड है मतलब वो क्या है, वो क्या है, वो कहीं काम वगैरह कर रहा है, ऐसा निठल्ला नहीं घूम रहा है कि दिन रात पबजी खेल रहा हो, ये सब सारी चीज़ें वो नहीं कर रहा है। ओके, तो अब एम्प्लॉयमेंट भी देखो ना कई तरीके का होता है। ओके, लेकिन ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ही हो गया। उसके बाद एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट में का मतलब क्या हो गया कि ठीक है काम चल जा रहा है, एक दो पैसा घर में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एकदम पूरे तरीके से नहीं, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो तुम्हारे 2 तरीके के आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो ओपन अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जनरली ऐसे लोग जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है और जस्ट वो वेट कर रहे हैं कि मेरा कहीं जॉब लग जाए। जैसे मैंने देखो यहाँ पर ये फिगर डाला हुआ है, ये कह रहा है कि लुकिंग फॉर अ जॉब, ये देखो मेरे को जॉब चाहिए, ठीक, लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इस तरीके का ये जो पोस्टर लेकर के खड़ा है, तो ये क्या है, ये एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, एक पैसा नहीं ला रहा है घर में। तो इट रिफर टू द सिचुएशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वर्क। ध्यान से सुना मेरी बात, डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू नॉट गेट, एक मिनट यार क्या हो गया, डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ वर्क टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, मतलब इतना, मतलब वो निठल्ला है, इतना मतलब लेजी व्यक्ति है कि वो अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है, मतलब मम्मी पापा पर डिपेंड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। एंड रिमेन कम्प्लीटली आइडल। आइडल का मतलब वो नहीं हुआ, वो आपने मत समझना आइडियल, अच्छा वो मेरा आइडल है, नहीं, आइडल का मतलब निठल्ला, ठीक है ना, मतलब बिना किसी काम का दिन भर पबजी खेलने वाला, ठीक है। पास हो गया है, ग्रेजुएशन कर लिया और चलो घर में बैठ करके बस पबजी खेलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, कोई भी पैसा घर में वो नहीं ला रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर होगी बात, याद रखना ये बात को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बात करते हैं डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट। नाम से ही देखो कैसा लग रहा है, नाम से ही कैसा लग रहा है, और ये ज़रा फिगर देखो ना, मतलब ठीक है भाई खेत है, अगर आप 2 लोग भी अगर आप मिल करके काम करोगे, इस बात को ज़रा समझो, तो तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। 4 लोग मिल करके काम करोगे या 5 लोग मिल करके काम करोगे, तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए।
जैसे मान लो कि एक लाला जी की दुकान है और लाला जी के मान लो 4 बेटे हैं, तो चारों के चारों बेटे क्या हो गए उसी दुकान में, नहीं हम इसी में काम करेंगे, हम बाहर नहीं जाएँगे। बात मेरी समझ रहे हो? तो इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बात? कहने का मतलब है कि कहने को काम कर रहे हैं। इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन मोर पीपल एंगेज्ड, ध्यान से इस वर्ड को सुनो, मोर पीपल एंगेज्ड इन, ठीक है, देन द पीपल रिक्वायर्ड, मतलब जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पीपल क्या हो जाएँ, एंगेज्ड हो जाएँ किसी काम में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है, पीपल डू लेस वर्क देन देयर इफिशियंसी। सही बात है भाई, काम कम करेंगे ना, ठीक है, जैसे भाई हमने कहा कि मान लो चलो मेरे एक जूते चप्पल की दुकान है, अब वहाँ पे जो हैं उनके मान लो 5 बेटे हैं, तो ऐसा है देखो 4 घंटे हम रहेंगे, 4 घंटे तुम रहोगे, 4 घंटे तुम रहोगे, 4 घंटे तुम रहोगे, तो कोई मतलब है ऐसा? नहीं मतलब हुआ ना कुछ भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो रही है बात? नाउ नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं अपने डिफरेंस की, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रख लेना। तो वही मैंने देखो वहाँ पर बता दिया है, सिंपल सिंपल सी बातें मैंने बता दी हैं, क्या क्या बता दी हैं देखो। देखो इंडिविजुअल हैज़ नो जॉब, सिंपल सी बात है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई जॉब नहीं होता है, मतलब साफ साफ भैया जॉब कर रहे हो ना, घर पे पड़े हैं, क्या खेल रहे हैं सर, पबजी खेल रहे हैं, ओके। अनेबल टू अर्न, ये अर्न नहीं करता कुछ भी, एक पैसा घर में नहीं देता, ठीक है। दूसरा देखो क्या है कि ठीक है भाई वर्क करता तो है, वर्क करता तो है, लेकिन एक ही काम को बहुत ज़्यादा लोग मिल करके कर रहे हैं, तो पैसा क्या हो जा रहा है भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। मान लो ये कहीं और चला जाए काम करने, ये कहीं और चला जाए काम करने, ये कहीं और चला जाए काम करने, बाकी भाई ये दोनों अपना मिल करके करें ना, तो भी तो उतना ही कृषि, तो भी तो उतना ही क्रॉप का प्रोडक्शन होगा ना, ऐसा थोड़ा है कि कम हो जाएगा, तो घर में और भी पैसा आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीज़ है। तो इंडिविजुअल वर्क एट अ प्लेस वेयर मोर पीपल इज़ रिक्वायर्ड, मतलब नो मोर पीपल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। दिस इज़ क्लियरली विजिबल टू अदर्स, ये साफ साफ दिखता है कि देखो ये निठल्ला है, घर में बैठा है और दिन भर घर पे बैठ करके क्या कर रहा है, जो है खटिया मेरा तोड़ रहा है, चारपाई तोड़ रहा है, बर्तन प्लेटें जो है पीटे जा रहा है, खाना दो खाना दो। तो दिस इज़ क्लियरली विजिबल टू अदर्स, ये चीज़ें ना साफ साफ दिखाई देती हैं कि अच्छा अच्छा उसका उसका लड़का तो ये अनएम्प्लॉयड है, ये कहीं जॉब नहीं लगी, दिन भर घर में बैठा रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, पड़ोसी जो है बात करते हैं। दिस इज़ क्या, दिस इज़ हिडन, ठीक है, ये छुप जाता है कि हाँ चलो कहने को हम तो हैं, जा तो रहे हैं और दुकान पर, देखो मेरे पापा की दुकान, हम तो जाते तो हैं, काम करते हैं, कमा करके लाते हैं, तो ये चीज़ है, दिस इज़ हिडन। पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट कैंट गेट वर्क, ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो इसकी भी थोड़ी सी मजबूरी होती है ना, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करना चाहता, विलिंग टू वर्क मतलब भाई करना तो चाहता है बट कैंट गेट वर्क, लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसे ही मारा मारी चल रही है, ठीक, ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है। देखो एंड दिस पर्सन इज वर्किंग बट एट लो वेजेस देन देयर पोटेंशियल, देखो क्या करता है भाई, वर्क तो कर रहा है लेकिन पैसे थोड़े कम मिल रहे हैं, लो वेजेस मिल रहे हैं इसे, है ना, देन देयर पोटेंशियल, जितनी उसकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से उसको थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है। दिस एग्जिस्ट अमॉन्ग द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयर्स, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात, अच्छी बात तो नहीं कह सकते हो, लेकिन ये जो ज़्यादातर जो केसेस देखी जाती हैं वो जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है, जैसे जस्ट जो अभी जो जस्ट ग्रेजुएशन करके पास हुए हों, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है ना। मतलब मान लो ग्रेजुएशन पास किए और लग गए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में लग गए, तो भाई अनएम्प्लॉय तो हो, घर पे पैसा तो ना भेज रहे हो, उल्टा घर का ही पैसा खर्च कर रहे हो, इस वजह से। दिस एग्जिस्ट मोस्टली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एरियाज, हाँ, तो यही हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, जैसे ये चीज़, ये डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, सही बात है भाई, देखो उम्मीद क्या करी जाती है कि चलो ठीक है ये कहीं जॉब करेगा, इसकी सैलरी होगी, तो इसका कुछ सैलरी जो है एज अ इनकम टैक्स के फॉर्म में कटेगा, ये सब सारी बातें होती है ना। तो अब ये जब काम ही नहीं कर रहा है तो इसकी सैलरी भी इनकम टैक्स में नहीं कटेगी, सिंपल सी बात है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगा ना, इंडियन इकोनॉमी को क्या करेगा, ये सर्विसेज नहीं दे रहा है तो इकोनॉमी को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, क्लियर है बात। अच्छा ये क्या कर रहा है, इट वॉन्ट अफेक्ट द प्रोडक्शन, देखो ये प्रोडक्शन को तो इफेक्ट नहीं करता भाई, 5 आदमी मिलकर के काम करो चाहे 2 आदमी मिलकर के काम करो, उतने ही खेत में तुम एक ही कुंटल गेहूँ उगा सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ। तो इट वॉन्ट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो ये प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करता है, हाँ लेकिन वेजेस इनकी कम होती है, ठीक है ना। मान लो 10,000 रुपये आ रहा है तो भाई दो दो लोग बांट लिए, दो 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 5 लोग हैं लोग, तो कुछ मज़ा आया कुछ मज़ा नहीं आया, कहने का मतलब बात समझ में आई, ये दिमाग में एकदम आपके घर कर गई, तो ये सब सारी चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं, ओके।
नाउ नेक्स्ट देखो बात करते हैं, एक मिनट यार क्या हो गया, देखो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है, कहता है कि डिफाइन करो भाई ये मतलब कुछ उसकी ये बताओ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ किसकी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देखो सबसे पहले ना NREGA आया था, याद रखना मेरी बात, क्या आया था भाई, क्या आया था, यहाँ पर एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, NREGA, नरेगा, ये आया था 2005 में, ठीक है। फिर ये इतना ज़्यादा खतरनाक था, मतलब खतरनाक करने का मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है। इसके बाद मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये क्या चीज़ है, देखो हमने देखा ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन है उनको देखो काम की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनको अगर काम की ज़रूरत है तो ये कौन देगा, ये इंडियन गवर्नमेंट देगी, ये उसकी जिम्मेदारी है ना भाई, इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको क्या करे, वर्क दे, है ना, कुछ चार पैसे अपने घर में भेजे। तो ये आया था नरेगा। अब उसके बाद 2009 में इसका नाम रख दिया गया था महात्मा गांधी। तो MG, बात याद आ रही है, मतलब ये बात समझ में आ रही है, MG NREGA मतलब MG नरेगा, ओके। मनरेगा जिसको हमने हमने बोल दिया था मनरेगा, ओके। तो MG नरेगा मतलब महात्मा गांधी, याद रखना है, ये हुआ था 2009 में, 2009 में हो गया था MGNREGA। लेकिन 2005 में क्या आया था, केवल NREGA आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अच्छा, अभी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या चीज़, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहली बात ये समझ लेना, इसके बारे में एक अच्छा सा माइंड मेकअप बनाओ कि ये जो हमने ये जो फिगर दिखा ना, क्या लग रहा है आपको, ये सब क्या होंगी, ये जो औरतें जो दिख रही हैं वो सब थोड़ी सी क्या होंगी, मतलब इनके पास कोई काम नहीं होगा करने को, तो देखो इनको क्या दिया गया है, ये कुछ काम दिया गया है करने को। ऑब्वियसली बात है, जब काम दिया गया तो इनको इनका वेजेस भी दिया जाएगा, मतलब इनको इनका पैसा भी दिया जाएगा। ये वही बात बता रहा है कि इसकी जो इंपॉर्टेंट पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी क्या थी, कि 100 डेज वर्क गारंटी। अच्छा, पहली बात कि ये केवल रूरल लोगों को मिलती थी, गाँव के लोगों को मिलती थी। तो 100 डेज वर्क गारंटी इन अ ईयर बाई गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़। तो कम से कम 100 डेज़ का जो है ना, इन लोगों को गारंटी मिलता था कि देखो ऐसा है भाई, एक साल में कम से कम आप 100 दिन तो जो है आप काम, आपको काम तो मिलेगा ही मिलेगा। एक साल में, ध्यान से सुना मेरी बात, एक साल में 100 दिन का आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मान लो कि नहीं मिला, फेल हो गए, कहीं काम नहीं बन पाया, देखो ऐसा नहीं है, हर जगह आप देखे होगे अपने गली मोहल्ले में देखे होगे, नाली बनती है, सड़कें बनती हैं, तो ये सब पहले उसी के अंडर में आता था, ठीक है। MG नरेगा के अंडर में आता था, मनरेगा के अंडर में आता था। अब मान लो कि चलो नहीं दे पाया, सपोज करो फेल हो गया गवर्नमेंट काम देने में, तो क्या करता है, ये कहेगा कि देखो इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे, बैठे बैठे पैसे लो भाई, ठीक है, हम तुमको काम नहीं दे पाए हैं इसलिए तुम क्या कर लो, चलो ये ले लो, कुछ पॉकेट मनी ले लो और इसे अपना काम चलाओ। बात समझ में आ रही है। तो ये वही कहता है कि गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, उस मान लो 100 डे का काम नहीं दे पाया तो क्या करेगा, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, वो क्या करेगा, अगर मतलब सॉरी, अगर वो एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दे पाया तो क्या करेगा, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो उसको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने का अलाउंसेस दिया जाएगा, पॉकेट मनी दी जाएगी। तीसरा देखो ये प्रॉपर्टीज बताता है कि द टाइप ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, सही बात है। अगर आप ये जनरली इसका जो एम होता था वो क्या होता था कि जिस जहाँ पर्टिकुलर जिस एरिया में भी ये काम हो रहा है, ये जो लेबर हैं या फिर जो भी वर्कर्स हैं ये जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएँ, इम्प्रूव हो जाएँ। मतलब ये बात समझ में आ रही ना। तो ये आप 3 बातें बताओगे किसमें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MGNREGA 2005। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, देखो डिवीजन ऑफ सेक्टर। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो सेक्टर पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वही सब सारी की सारी, मतलब देखो वो तो मेन है ही, वो आपकी मेन सेक्टर है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और सेक्टर होती हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेक्टर, वो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होती है कि ऐसी सेक्टर, द सेक्टर कवर दोज प्लेसेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। देखो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि एक तरीके से आपकी जो है, आप किसी जॉब में हो, किसी वर्क में हो, तो जो एम्प्लॉयमेंट है, देखो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या होगी, वो रेगुलर होगी। बात समझ आ रही है, रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर हो रही है। एंड विच आर रजिस्टर्ड बाई द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कोई टीचर है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई एम्प्लॉई है, किसी बैंक में वर्क कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, ये सब आपकी किस में आ जाएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे।
उसके बाद ये देखो क्या कहता है कि ये जो सेक्टर हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो आपका सेक्टर है, ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें ना क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, ठीक है। उनको रूल्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। फॉलो द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। सही बात है, इनमें जाने का क्या होता है भाई, बैंक में तो ऐसे थोड़ी ना जॉब लग जाएगी, चलो कोई भी चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मल प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है जिनको फॉलो करके लोग इसमें एंट्री पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे देख ही रहे हो, ये बेचारा इंटर हो रहा है, ये सब्जी की दुकान लगाई है, बिके ना बिके कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो गई बंद करके जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? तो ये सब जो आपके सेक्टर है ना, वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भाई देखो, अब स्कूल है, चल रही है, बारिश हो, बिजली चमके, चाहे जो आ जाए, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बैंक है, कुछ भी हो जाए, बैंक में काम करना पड़ेगा। रेलवे रेलवे जो ऑफिस में जो लोग वर्क कर रहे हैं, बारिश हो चाहे जो हो, कुछ भी हो जाए, उनको करना ही पड़ेगा, वो आधे रास्ते छोड़ करके भाग नहीं आते ना। तो ये वही बात बोल रहा है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे यूनिट होते हैं। तो कहता है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे एक दुकान है, ये सब सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये सब आपकी किस में आ जाएंगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। बारिश बंद हुआ, काम बंद, सब्जी की दुकान बंद, सारी 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 चीज़ें बंद। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, इसमें कोई रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह फॉलो नहीं किए जाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना भाई, देखो वो सिक्योर नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारी घर तुमको दीवार खड़ा करना था, तुमने एक लेबर लगवा दिया, बात को जरा समझो, ठीक है। तुम्हारा दीवार 2 दिन में खड़ा हो गया, तो 2 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, लेबर फ्री। उसके बाद अगले दिन के लिए फिर वो सोचेगा कि अच्छा कहीं मिले तो हम जाएँ दूसरी जगह काम करने। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं नॉट सिक्योर। जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो नौकरी है ना, वो सिक्योर नहीं है। बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ का डिफरेंस तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, इसमें इरेगुलर होता है। ऑर्गेनाइज वाले की बात करें, अनऑर्गेनाइज वाले की बात कर रहे हैं। दिस सेक्टर फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये फॉलो नहीं करता है। और ये मतलब डिड नॉट फॉलो द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब समझ रहा ना, देखो ऐसे समझो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस काफ़ी सारी चीज़ें, वीडियो ऐसे बड़ा हो जाएंगी, बट आपको समझ में आ रहा है, आप ये बस कमेंट करके बता दोगे। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई आपकी ग्रॉसरी शॉप है, तो उसको कहाँ रजिस्टर्ड करोगे, नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं करोगे ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब क्या करती हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है। देखो, वर्कर्स इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्कर्स जो होते हैं अ, तो वो क्या है, उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की। नहीं देखो, अगर तुमको 40 साल सर्विस करनी है तो 40 साल ही सर्विस करनी है, 40 साल तक तुमको कंटिन्यूसली सैलरी मिलती रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ एक तरीके से, ठीक है। वर्कर्स हैव नो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, इनकी कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, पता चला आज है कल ख़त्म, 15 दिन बाद ख़त्म, 10 दिन बाद ख़त्म, ऐसे। एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस सेक्टर गेट पेड ड्यूरिंग हॉलीडेज। हाँ, इसमें देखो अच्छी बात क्या है कि अगर आप कहीं हॉलीडे जा रहे हो, भाई गवर्नमेंट जॉब इसीलिए तो फेमस है, ठीक है। हाँ, छुट्टी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो ठीक है भाई, ले लो लीव्स, आपको आपका उसका पैसा नहीं कटेगा, ओके। लेकिन इसमें भाई देखो, अगर एक दिन भी गैप किए, काट दिया जाएगा पैसा। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई लेबर है, वर्क करने नहीं आया, तो अब ऐसी बात है, जिस दिन नहीं आया उस दिन का आप क्या करोगे, पैसा दोगे या नहीं दोगे। ये बात वही बता रहा है। एंजॉय द बेनिफिट लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, भाई इसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी मिलती है कि नहीं। जो जो भी इस वाले सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे होते हैं, नॉट सपोज टू एंजॉय द बेनिफिट्स, ये सब सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ना देखो, एक और हमारा आता है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर देखो, अगर हम अपने सेक्टर को डिवाइड करें तो फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ध्यान रखना, अब ये ऑनरशिप के बेसिस पर है। एग्जाम में अगर आता है कि डिवाइड द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, तो यही लिखोगे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, पता चला कुछ और लिख करके आ गए। तो पब्लिक सेक्टर, अब नाम से ही देखो लग रहा है ये क्या होती है ना, ये गवर्नमेंट के अंडर में होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। और एसेस्ट का मतलब एक तरीके से उसकी जो संपत्ति है, जो धन है, वो उसको बोलते हैं हम लोग एसेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और वही सब कुछ क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वही सब सारी चीज़ें सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आर्म फोर्स, ये सब सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, सब ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है ना। तो हर कोई आजकल कहाँ जाना चाहता है भाई, पब्लिक सेक्टर में ही जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लाइफ सिक्योर है ठीक है। प्राइवेट सेक्टर देखो क्या कहता है कि इन दिस ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स।
इंडिविजुअल्स का मतलब समझते हो एक सिंगल पर्सन के पास, जैसे मान लो अंबानी है, अंबानी की जितनी भी संपत्ति है वो सब अंबानी की होगी, है ना। छोड़ो उसके भाई की तो छोड़ो, मतलब हम आप अपनी बात तो छोड़ दो, वो मतलब इवन वो अपने भाई के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। क्लियर है बात, समझ में आ रही क्या? तो कहता है कि इंडिविजुअल होनी चाहिए और कंपनीज़ की पूरी जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसेट्स का मतलब क्लियर है बात, कंपनीज़ की होनी चाहिए। तो ये वही बोलता है, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में आ जाती हैं। बात समझ रहे हो? इन दिस ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी, जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये पूरा जैसे टाटा टाटा कंपनी कौन नहीं जानता, तो ये क्या, ये भाई प्राइवेट सेक्टर है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टिस्को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL, विप्रो, ये सब आपकी जितने भी आप जो नाम सुन रहे हो, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब सब जितने भी आप नाम सुन रहे हो ना, वो सब क्या है, वो सब आपकी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद देखो एक इसका छोटा सा एक डिफरेंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर क्या है भाई, कि जो क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसको गवर्नमेंट क्या करे, कंट्रोल करे, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, इसको कोई प्राइवेट, कोई एक सिंगल पर्सन कंट्रोल करे। पर्पज़ इज़ नॉट जस्ट, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो पब्लिक सेक्टर होती है ना, उसका पर्पज़ बेनिफिट अर्न करना नहीं होता। सरकार ये नहीं सोच करके कुछ स्टार्ट करती कि नहीं नहीं मेरे को इससे फ़ायदा ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ वो अलग बात है कि फ़ायदा हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन उसका मोटो ये रहता है कि पहले जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो लोगों को मिलना चाहिए, वो पब्लिक को मिलनी चाहिए। इट इज़ हाई मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, भाई इनका तो काम ही है ना, इनका बस चले तो ये खून चूस लेंगे तुम्हारा। ठीक, जैसा मच्छर चूसता है, ठीक है, वैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर वाले क्या कर लेंगे, खून चूस लेंगे। अच्छा, एक्सट्रीमली सिक्योर्ड, काफ़ी ज़्यादा भाई इसमें जो जॉब करते हैं, सोचो कहते हैं ना सरकारी बनता है ये, ठीक है, तो जिसमें जो जॉब करते हैं वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, अभी आप समझोगे, अभी आप बच्चे लोग अभी आप क्लास 10th में हो ना, ठीक है, जैसे जैसे बड़े हो जाओ धीरे धीरे फिर आपको समझ में आएगा। दिस डज नॉट सिक्योर एंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, तो इसमें सिक्योर नहीं होता, तो जनरली किस पर बेस होता है, देखो भाई ये साफ साफ कह देता है, प्राइवेट सेक्टर वाला जो मालिक है ना, वो साफ साफ कह देगा, देखो अगर मेरे को आप प्रोडक्शन दोगे, मतलब सामान अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे प्रॉपर वे में, तभी आपका यहाँ पर नौकरी सुरक्षित है, सेफ़ है, अदरवाइज़ आप कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। ये कौन बोलता है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले बोलते हैं। बट पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है भाई, रिटायर हो गए बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती है, पेंशन मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है। अलावेंस यहाँ पर लिखना था, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जॉब अंडर रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, आर्म फोर्स, एजुकेशन, सब आपका किसमें आएगा, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आएगा। ठीक है ना, तो हर कोई यही तो करना चाहता है यार, हर घर की यही कहानी है। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? जॉब अंडर टिस्को, रिलायंस, IT सेक्टर, सब जितने भी आप नाम सुने हो, सब किसमें आ जाते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद फिर देखो एक चीज़ और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ से, एक चीज़ और हम लोग देखो डिस्कशन कर लेते हैं, ये आपका हो गया है चैप्टर फिनिश। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, ये हैं आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और कैसा लगा ये जो सारा का सारा जो नोट्स है, ये जो समरी है, ये कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, और वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, और हाँ ये जरूर बता देना कि आपको इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। ठीक है, चाहिए तो अच्छी बात है, आप कमेंट कर देना। और इसका जो देखो PDF है, ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम के चैनल पर। ठीक है, या फिर आपको नंबर मेरा पता है, आप उस नंबर पर भी मेरे से ऐड होकर के व्हाट्सएप पर PDF ले सकते हो। क्लियर है? चलो पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखो।